हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन और आपका इंडियन इकोनॉमी को हम लोग आपका देख रहे हैं। कैसे आपका जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो वैश्वीकृत होगी, इसके विषय में हम लोग आपका इसी चैप्टर के माध्यम से आपका जानने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका जुड़कर मिलकर उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस लेक्चर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है तो बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है बच्चों? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग आपका देख रहे थे और इसी के अंतर्गत एक लेक्चर भी हमारा समाप्त हो चुका था और इसके अंतर्गत हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने का और आपका समझने का प्रयास किया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, हमने इसमें अंतर्देशीय जो उत्पाद हैं इनके विषय में पढ़ा। बहुराष्ट्र कंपनी क्या होती हैं इसके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि आप किसको मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। इसको हमने आपका बहुत अच्छे से आपका इसमें देख लिया था और इसको जान लिया और समझ लिया। उसके बाद हमने देखा विश्व भर में के उत्पादन एक दूसरे के साथ कैसे आपके जुड़े हैं, इसको हमने देखा। बहुराष्ट्र कंपनी क्या होती है, कैसे निर्माण करती है, इन सब चीज़ों पर हम लोग देख चुके थे। अब हमें यहाँ से अपने टॉपिक को प्रारंभ करना है और यहाँ से आपका चीज़ों को समझते हुए, आपका सीखते हुए हमको चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं और हम लोग ध्यान देते हैं इन सारी चीज़ों पर। बाएं दिए अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्या आप मानते हैं कि कोई फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्र कंपनी है? तो क्यों? विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया? भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर जैसी बहुराष्ट्र कंपनी केवल भारत जैसे देशों की ही विशाल बाजार में ही लाभ उठाती हैं, बल्कि कम उत्पादन लागत में लाभ प्राप्त करती हैं। कथन की व्याख्या कीजिए। आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कारों के पुर्जों का विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत में क्यों करना चाहती है? निम्नलिखित कारणों पर विचार। भारत में श्रम और अन्य संसाधन पर लागत कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति में फोर्ड मोटर के कल पुर्जों की आपूर्ति करते हैं। अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों की निकटता है। भारत में फोर्ड मोटर द्वारा कारों का निर्माण के उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित है और क्या कैसे आपके फोर्ड मोटर और ये सब चीजें आपका निर्माण की जो प्रक्रिया है कैसे एक दूसरे से संबंधित है, हमको समझना चाहिए। बहुराष्ट्र कंपनियां अन्य कंपनी से किस प्रकार अलग है? लगभग सभी बहुराष्ट्र कंपनियां अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं, जैसे नोकिया, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी। क्या आपने सुना है? ऐसा क्यों है? क्लियर है? आइए थोड़ा इस पर पढ़ते हैं। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर विश्व के 26 देशों के प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 एकड़ 1700 करोड़ रुपए का निवेश कर एक विशाल संयंत्र स्थापित किया। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रैक्टरों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 में तक फोर्ड मोटर्स बाजार में 88 आपका 000 कारें बेची, जबकि 181 आपका 000 कारों का निर्माण भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और संयुक्त अमेरिका में किया गया।
कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्र के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती थी। यानी कि जितनी भी वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो कहाँ रखना चाहती थी, आपका भारत में ही रखना चाहती थी। देखिए, जब कोई कंपनी आपका किसी देश में स्थापित होती है तो उसके स्थापित होने का सबसे मुख्य कारण होता है कि वहाँ पर उसको जो लेबर है वो आसानी से मिल जाए। श्रम, कैसा श्रम बच्चों? कुशल और अकुशल, यानी कि स्किलफुल और अनस्किलफुल दोनों प्रकार के जो आपके लेबर होती है वो उसको मिले, साथ में उसका लैंड आसानी से मिल जाए और फिर उसकी कारों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार होना चाहिए। तो भारत ये सारी स्थितियों को आपका फुलफिल कर रहा था और साथ ही में यहाँ से द्वारा बनाई गई कारों को वो आपने बाहर अन्य देशों में आपके कल पुर्जे के रूप में बाहर जाकर उनको बेच रहे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ से उसके पार्ट बन गए और वहीं इसको असेंबल किया और फिर उसको भेज दिया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपकी हो रही थी। इन सब चीजों को आपका देखा जा रहा। ठीक है, आगे देखते हैं विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों और इन मार्गों में होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या था? और कह रहे हैं कि विदेशी जो आपका व्यापार था उसका बुनियादी कार्य क्या था? मुझे बताइए, क्या था विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादों को एक अवसर प्रदान करता था। क्या करता था? कि बाहरी देशों के बाजारों में जो अपना उत्पाद है उसको पहुंचा सके। उसको ही हमने क्या कहा है बच्चों? ध्यान रखना है, विदेशी व्यापार कहा है। यानी कि दूसरे के आपका देशों में इस तरह की चीजों को अवसर के रूप में पहुंचा दे। ठीक, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदार के सक्षम वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में अन्य विकल्प का विस्तार हुआ। और कह रहे जो अन्य विकल्प है उसका भी क्या हुआ आपका बच्चों? विस्तार हुआ। ठीक, अब हम भारत के बाजारों पर चीनी खिलौने के प्रभाव के प्रवेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। कह रहे कि कैसे भारत के जो बाजार हैं उन भारतीय बाजारों में चाइना के जो आपके खिलौने हैं वो चाइना के खिलौने के कारण विदेशी व्यापार कैसे प्रभावित हुआ अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि जो चाइना के खिलौने भारत में आ रहे हैं उससे भारतीय बाजार में क्या आपका इफेक्ट पड़ा है उसको समझना है। देखिए, भारत में चीन के खिलौने, चीन के निर्माताओं को भारत में खिलौना निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है जहां खिलौना अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौना निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दामों एवं नवीन डिजाइन के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक ही वर्ष में खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौने के साथ चीनी खिलौने ने ले ली। अब कह रहे हैं कि एक दुकान में 70 से 80% आपको चाइनीज जो आपके टॉय होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब भारत के बाजारों में खिलौना पहले की तुलना में सस्ते हैं। कैसे हैं? कि पहले की तुलना में आपके सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजार में आए। भारतीय और चीनी खिलौने की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के सक्षम कम कीमतों पर खिलौने के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ था।
इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती थी क्योंकि उनके खिलौने कम बिक रहे थे। अब देखिए चाइना वाले को तो आपको प्रॉफिट था। क्यों? क्योंकि उनका बाजार तैयार हो रहा था, उनके खरीदार बहुत अधिक थे। क्लियर है? और उनके खरीदार अधिक होने की वजह से उनको क्या हो रहा था बच्चों, निरंतर आपका बेनिफिट हो रहा था। तो ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से आपको दिखाई देगा कि उनको कितना बेनिफिट हुआ और कितनी सारी चीजें जो इसमें आपको मिली। किस तरह से चाइना के आपके खिलौने ने भारतीय बाजार पर अपना कब्जा किया और किस प्रकार से भारतीय बाजार के जो आपके खिलौने थे चाइना के सामने आपके नहीं टिक पाए। और यही कारण है कि एक दुकान में 80 से लेकर 90% आज वर्तमान स्थिति में चाइना के जाके खिलौने हमको देख लेने के लिए मिलते हैं बच्चों, क्योंकि भारतीय बाजारों में भारतीय उत्पाद का सामान ज़्यादा महंगा था तुलनात्मक रूप से चाइना के खिलौने से। यही कारण है कि चाइना का जो आपका खिलौना था वो अधिक आपका चल पाया और टिक पाया क्योंकि दाम सस्ते थे और नए नए डिजाइन मॉडल के साथ बाजार में विकल्प के रूप में उपलब्ध था। क्लियर है? इतना समझ आया बच्चों? तो यहाँ तक इतना हमने पढ़ा है। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, कोई भी आपको डाउट, कोई भी कमेंट हो तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? चलिए, किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। है किसी का? या फिर हम इसके साथ ही आगे बढ़ें और आगे बढ़ के एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तुओं का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पाद एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने का एक एकीकरण में सहायता करता है। कैसा करता है? इन सारे बाजारों को जोड़ने में, एकीकृत करने में आप सहायता करता है। अब देखिए, वैश्वीकरण क्या है? अब हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। आइए सबसे पहले एक कार्टून को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। वैश्वीकरण में मजा है। ध्यान रहे आप अपनी दुनिया में खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है? इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको देखिए और आपको ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाली है। देखिए, विगत 3 दशकों से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। और देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां विश्व की जो क्या कर रही हैं, उन स्थानों की आपकी तलाश कर रही हैं जो क्या हो, उनके लिए आपकी सस्ती हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में जुड़ना भी तीव्र हो रहा है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भारत में फूड मोटर्स का नियंत्रण संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों के को कारें और विश्व भर में अपने कारखाने के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। कैसा होता है? एक आपके मार्क्स लेवल पर बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ी चीजें इसमें क्या होती हैं आपकी शामिल होती हैं। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कब से है? विगत 3 दशक यानी कि 30 साल से ही क्या हो रहा है, ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। अब देखिए, अब क्या होता है जब एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर चलती है तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं
और जब हम ग्लोबलाइजेशन है तो हमें दूसरी कंट्री का जो आपका उत्पाद है, कोई आपकी गुड्स है, सर्विस है, वो भी हमारे देश में मिल जाती है और हम उसका भी आपका लाभ उठा सकते हैं। क्लियर है? और हम उसको भी क्या उसको परीक्षण के तौर पर हम उसको देख सकते हैं कि ये वस्तुएं कैसी हैं, कैसा उत्पाद है, कैसी इनके सर्विसेज है, क्या ये आपका मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या इनका प्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवास के परिमाण स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों में एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकृत की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। कह रहे कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की ही प्रक्रिया क्या है? आपका ग्लोबलाइजेशन है, आपका वैश्वीकरण है। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन के बारे में हर बार बोलते हैं कि देश एक दूसरे के साथ अपने आपके तेजी से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परस्पर एक साथ आपका बढ़ रहे हैं और उनको बढ़ने की जरूरत है। तो ये एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक अर्थव्यवस्था का दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ ही मिलना और एक देश के दूसरे देश के साथ आपके परस्पर संबंध ही आपका क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। बहुराष्ट्र कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में है, ये मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। क्लियर है? क्या हो रहा है कि जब दो देशों के बीच आपका अधिक वस्तु और सेवा और निवेश और आपका टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, यानी कि देखिए कितना अच्छी बात है। जब कोई देश दूसरे देश के साथ मिलता है अर्थव्यवस्था, तो उसके बीच में वस्तु और सर्विस का आपका ट्रांसफर यानी कि आदान प्रदान होता है, कुछ चीज़ों का आपका इन्वेस्टमेंट होता है और इंडस्ट्री के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो आपकी तकनीकी, उसका भी कैसा होता है? आपका ट्रांसफर होता है और आपको देखने के लिए मिलता है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आते हैं। कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत एक दूसरे से अधिक जो है वो आपके संपर्क में आ जाते हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि किस प्रकार वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। क्लियर है? चलिए, वस्तुओं, सेवाओं, विनिवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह विभिन्न माध्यम है। विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन, प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक ही देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों के अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में वृद्धि नहीं है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं? तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया है। जैसे कि विगत 50 सालों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इससे लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत कर अवसर संभावना है कि कम लागत कर हम क्या कर सकते हैं, ये चीजों को। ठीक है, अब देखिए, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर यानी कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जो आपका सिस्टम है वो क्या है? कंटेनर। देखिए, आपने रेलवे स्टेशन के पास पड़ोस में, बड़े बड़े शिपयार्ड के बगल में, बड़े बड़े पोर्ट पर और एयरपोर्ट वगैरह पर इस तरह के आपने कंटेनर को देखा होगा। देख रहे हैं आप? वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया है जिससे जिन्हें जहाजों, ट्रेनों, वायुयान एवं ट्रकों पर बिना किसी क्षति से लादा जा सके। कंटेनर की ढुलाई लागत की भारी बचत हुई है और माल को बाजार तक पहुंचाने में गति में वृद्धि है।
इस प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप वायु मार्ग की अपेक्षा अधिक परिवहन वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है कि जब से एयर ट्रांसपोर्ट आपका डेवलप हुआ है, उस समय देखिए आप जो आपका वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है वो बड़ा आसान हो गया है और बहुत ही आपका सरल जो है वो भी आपका हो गया है। देखिए, इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। कह रहे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका डेवलपमेंट हुआ है वो। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की दुरुस्त गति से परिवर्तन हो रहा है। दूरसंचार सुविधाओं के टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने के लिए सूचनाओं का तत्काल लाभ करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है और ये सुविधा संचार उपग्रह द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट से चमत्कारी संसार में प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानते हो उसकी लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी कि ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात यानी कि वॉइस मेल कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? वॉइस मेल का कर सकते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर के आगे बैठा है और कह रहा है लेकिन बिजली कहाँ है, यानी कि इन सब चीजों के लिए लाइट की भी जरूरत है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संक्षेप में आईटी ने विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कैसे। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपाय। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्र का डिजाइन छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिकाओं का पाठ्यक्रम विषय इंटरनेट द्वारा दिल्ली के कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग कर लंदन कार्यालय से पत्रिकाओं के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन के साथ तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायुयान के माध्यम से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट यानी कि ई बैंकिंग द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक में तत्काल कर दिया जाता है। देखिए, ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को दिखा रहा है कि लंदन की कोई आपकी पत्रिका है जो आपकी छपनी है कहाँ, भारत में, उसका पूरा कंटेंट इंडिया भेज दिया गया, उसका डिजाइन भारत में बना उसका डिजाइन कंप्यूटर द्वारा भारत में बन के तैयार हुआ। कुछ भी चेंजेस था वो आपके लंदन से हो गए और ये सारे चेंजेस करने के बाद आप लोग खुद देख सकते हैं कि जैसे ही चेंजेस करे तो चेंजेस के बाद ये क्या हुआ कि तुरंत इसकी छपाई हुई और छपाई को क्या कर दिया गया बच्चों, भारत से वायुयान में लोड कर उसको लंदन आपका, तो आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है बच्चों? आओ इन पर विचार करें। कह रहे आओ हम क्या करते हैं, इन पर कुछ अपना विचार करते हैं और इनको एक एक करके आपका देखते हैं क्या है चीजें। ऊपर दिए गए उदाहरणों में उत्पादन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार के बिना वैश्वीकरण संभव नहीं है? संभव होता है, ये देखना है। यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तकों में बड़ी मुश्किल से शब्दों को ढूंढ पाती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई आम मशीन बल्कि भारतीय ने नहीं की है। छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। ये कैसे कह रहा है कि आम भारतीय के लिए छपाई जो है आपकी
नहीं है, यानी कि छपाई का जो चीजें हैं वो भी अलग अलग प्रकार की हैं। ये थोड़ा सा आपको इन सबको देखना चाहिए और इन सब पर आपको गौर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इतना जितना हमने पढ़ा है, इसमें किसी बच्चे को डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज इतना हमने इस लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास किया और इन सारी चीजों को देखा। देखिए, खिलौने की शॉप है, इनमें 70 से 80% आपका चाइना का सामान होगा। अब देखिए, आप लोग क्या करके आए, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हमने वैश्वीकरण को जानने की कोशिश करी और दूरसंचार वस्तुओं की सेवा का ट्रांसफर के विषय में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपने सारे विषयों का अच्छे से रिवीजन करिए, इस टॉपिक को पढ़िए। कोई भी आपके प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। धन्यवाद।